चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पीएसआर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 68th लेक्चर है। 68 लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 67 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए एंड वी होप इन सारे 67 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून के जो आपको प्रीवियस क्लासेस है उनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है एंड जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर देना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट बिल्कुल नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हैं तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए जो है पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। The medium of the teaching is bilingual. Every possible attempt will be made to explain a topic, so please don't insist on any particular language for teaching. Please keep your mic off and camera on while joining the lecture. And जब कभी डिस्कशन को बोला जाए, जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट हैं उनको वेबसाइट पे जाकर के कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने इनको कंप्लीट नहीं किया तो फिर जो है वो सर वो हो नहीं पाएंगे। ये सर। आप अभी हमारी लाइव क्लासेस में हैं जो कि टोटली फ्री रात को 10 बजे जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकी रिकॉर्डिंग्स www.sunillakhavat.com के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ पे चाहे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को 799 रुपीज में लेकर के 1 ईयर के लिए देख सकते हैं एंड अगर आप ओके नहीं सर मेरे को तो सारा के सारे सब्जेक्ट्स आपसे ही पढ़ने हैं तो फिर जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के लिए यू कैन चूज द मेंबरशिप। मेंबरशिप आपके पास 3 तरीके से अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। एंड सर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है? ईयरली प्लान आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब आप ईयरली प्लान लेते हो तो इससे क्या है ये यार। यस। तो फिर आज तक हमने जितना पढ़ा से लेके आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे इस पूरे का एक्सेस जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। यस सर, गुड वन सर। तो ये सारे सर। सो विद दिस अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सर कौन सा टॉपिक? रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सर कौन सा टॉपिक? रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब देखो यहाँ पर हमके क्या क्या चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी होती है। सर मतलब देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास यहाँ पे हुआ। अरे मैं स्पॉटलाइट में ही नहीं हूँ कोई और ये। Just give me a second. हाँ, सब ठीक है। चलिए गुरवन, तो भाई लोगों सब लोग जल्दी जल्दी आया करें ना, आप लोग बहुत लेट कर देते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंटरटेन। चलो, तो देखो, हाँ मैं बता रहा था आपको, हमको ना इस टॉपिक में अब हमको पढ़ना पिया है क्या है। पढ़ना हमको यह है कि हम लोगों ने देखो क्या क्या चीजें पढ़ी है। हम लोगों ने सर पढ़ा है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद कैसे आपके पास कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड हम लोगों ने देखा, फिर बाइपोलर वर्ल्ड हुआ, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, ये सारी चीजें। अब मल्टीपोलर हुआ, यूनिपोलर हुआ, है ना, यूएसए यू वर्सेस यूएसएसआर हुआ, इस सब के बीच में ना ईयू भी बना है आपके पास, फिर हमने नेफ्टा भी बनाया है। तो ये रीजनल जो ग्रुपिंग्स आपके पास यहाँ पे हुई है, जैसे हमने एशियान भी बनाया है, सार्क भी बनाया है, ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स हुई है हमको ये पढ़ना है रीजनल ग्रुपिंग्स के बारे में, कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्यों हुई और इनका जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या रोल जो है वो होता है। क्लियर? क्लियर विद द टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। इसमें जो सबसे मेजर हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना है यूरोपियन यूनियन को। अब बात आती है सर यूरोपियन यूनियन को हम पढ़ेंगे, वो तो हमने आईआर के कोर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, तो यूरोपियन यूनियन को हम लोग आईआर के कोर्स में ऑलरेडी बहुत डेप्थ में डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट वो सारा जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से पढ़े हैं। यहाँ पर अब हम जितना भी पढ़ेंगे वो उसको हम जीएस पेपर, सॉरी, ऑप्शनल पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दोस थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी, है ना, स्टडीड इन दैट जीएस इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो वहां से लेकर के चलेंगे। यहाँ पर हम लोग जितने भी पीएसआईआर के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसके क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, उसको लेकर के जो भी चीजें हमको यहाँ पे समझनी होती है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो ना आपके पास यहाँ पे एक ही सवाल आता है। सर सबसे पहला सवाल यहाँ पे यूपीएससी क्यों पूछता है? सबसे पहला यूपीएससी सवाल पूछता है कि ये रीजनलाइजेशन तुम्हें करना क्यों है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस रीजनलाइजेशन? कंट्रीज को रीजनलाइजेशन क्यों करना है? अब देखो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। हम लोगों ने इतना सारा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा, हम लोगों ने इतना सारा इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा, हम लोगों ने इतना सारा पीएसआईआर पढ़ लिया। सर हमको सबको समझ में आ गया क्या? अगर आपको पीस चाहिए तो आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी?
आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। सर कैसी ग्रुपिंग? सर आपको इंटर डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। इंटर डिपेंडेंसी जो है आपके पास यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। ऐसी इंटर डिपेंडेंसी कि एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के ऊपर हमला करे, या अगर इन दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो इनको रोको। क्यों? क्योंकि सबका लॉस है इसमें, सबका लॉस है। हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी है सर? हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पावर पढ़ा है, उसके बाद हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने लॉ के थ्रू पीस लाने के पढ़ा है। सब कुछ है क्या सर? सब कुछ चाहता है पीस। और पीस के थ्रू क्या मिलेगा सर? जब पीस होगी तभी हम ग्रोथ के बारे में जो है वो सोच पाएंगे। तो ये जो रीजनलाइजेशन है ना, बेसिकली अगर हम देखें तो रीजनलाइजेशन के पीछे का भी जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट है वो भी क्या है? वो भी हमारे पास पीस ही है। आज एक सिंपल सी बात सोचना, क्या उस टाइम में ऐसा हो सकता था कि इंडिया जाकर के यूएस के ऊपर हमला कर दे? नहीं। क्या ऐसा हो सकता था क्या कि पाकिस्तान जाकर के रशिया के ऊपर हमला कर दे? ऐसा भी नहीं हो सकता था। उस टाइम में क्या हो सकता था? उस टाइम में हो सकता था कि सर मेरे को ना मेरा पड़ोसी ही मारेगा। अगर हमारा किसी से लगड़ते अगर लड़ाई होगी, तो किससे होगी? हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसी से होगी। तो पड़ोसी से दोस्ती कर लो ना, पड़ोसी से दोस्ती कर लो, पड़ोसी के साथ में डिपेंडेंसी बढ़ा लो। जब डिपेंडेंसी बढ़ा लोगे, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ा लो, कल्चरल डिपेंडेंसी बढ़ा लो, ट्रेड के साथ अपनी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ा लो। जब इस तरीके की डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी, तो वो क्या हमसे कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब वो हमसे कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो पीस हो गई। जब पीस हो गई तो हम ग्रोथ करेंगे। तो ये जो एक ही रीजन में जो है पड़ोसियों के दोस्त बनने की जो कहानी चल रही है, इसको बोलते हैं रीजनलाइजेशन। एंड ऑब्वियसली इसका एम क्या है सर? इसका एम है शांति बनाए रखना, शांति से रखना, ताकि हम जो है आगे क्या कर सकें? ग्रोथ की तरफ जो है आपके पास यहाँ पे जा सके। तो बहुत ही छोटा सा इसका आंसर है, मैंने इसका डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया, इसको हम लोग डायरेक्टली वहीं से जो है वो देख लेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाई डू कंट्रीज परस्यू रीजनलाइजेशन, है ना, पीएसआईआर के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू कंट्रीज परस्यू रीजनलाइजेशन, ये करना क्यों है आपको? ये नाफ्टा क्यों बनाना है आपको? ये एशियान क्यों बनाना है आपको? यूरोपियन यूनियन क्यों बनाना है? ये सारी ना चीजें आपको यहाँ पे करनी क्यों है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। सबसे पहला क्या चीज है सर? हमको करना है इकोनॉमिक गेन्स। क्या चाहिए? हमको इकोनॉमिक गेन्स जो चाहिए। सर ट्रेड रूट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं लार्ज। अगर दो कंट्रीज, एक कंट्री वन है एक कंट्री टू है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स ये कंट्री बनाती है, सर्टेन प्रोडक्ट्स ये कंट्री बनाती है, एंड इसके प्रोडक्ट के लिए यही कंट्री की पॉपुलेशन आपके पास होगी। बट अगर वो इसके यहाँ पे भी बेच पाता है, तो सर ओवरऑल पॉपुलेशन इसका मार्केट बन जाती है। यस। तो अगर हम देखें तो अगर दो कंट्रीज अगर रीजनलाइजेशन अगर कर दिया जाए, तो लार्जर कंबाइंड मार्केट मिला कि नहीं मिला? यस, लार्जर कंबाइंड मार्केट मिलेगा। लार्जर कंबाइंड मार्केट मिलेगा तो ट्रेड बूस्ट होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल, ट्रेड भी आपके पास यहाँ पर जो है वो बूस्ट होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि सर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन सब ने मिलकर के क्या कर दिया सर? इन सब ने नेफ्टा कर दिया। इन सब ने आपके पास नाफ्टा जो है आपके पास यहाँ पे कर दिया। सेकेंड एम क्या है? सेकेंड एम है सर शांति। हमका चाहिए शांति। का चाहिए? हमका चाहिए सर शांति। हमको पीस चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि अगर पीस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो सर इकोनॉमिक गेन्स आ ही नहीं सकते। और अगर इकोनॉमिक गेन्स नहीं आए, तो फिर ग्रोथ कहां से होगी सर? एंड हमका आखिरकार क्या चाहिए? हमका आखिरकार चाहिए सर ग्रोथ। हमको आखिरकार क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। तो जो नाफ्टा बना, नाफ्टा किसके लिए बना था? इकोनॉमिक गेन्स के लिए। बट अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं, तो यूरोपियन यूनियन में प्लीज समझना, यूरोप इज द मास्टर एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू अटेन पीस आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। मास्टर एग्जाम्पल, इससे बेस्ट कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आप देखो, वर्ल्ड वॉर वन पूरा किसके लिए डिवास्टेटिंग था? यूरोप के लिए। वर्ल्ड वॉर टू किसके लिए डिवास्टेटिंग था? यूरोप के लिए। कोल्ड वॉर के टाइम में भी आयरन कर्टेन वर्टेन जितना कुछ भी हुआ, ये सब कुछ अगर हम लोग देखें, है ना, ये सब कुछ कहाँ पे हुआ? यूरोप के अंदर। सारी चीजें यूरोप में चली। बट स्टिल यूरोप ने कितना ग्रो किया है? स्टिल यूरोप ने कितना ग्रो किया है? तो ये ना, इसका सबका जो मास्टर एग्जांपल आपके पास बनता है ना, कौन बनता है? यूरोप आपके पास यहाँ पे बनता है। उन्होंने क्या क्या? सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे अर्जेंट रिक्वायर्ड चीज क्या है? तो जब यूएसए ग्रोथ ग्रोथ बात कर रहा था ना, वो कह रहा था कि अगर मैं शांति से अपनी रोटी खा लूं तो बहुत है। तो बोला ठीक है, ग्रोथ को बाद में देखते हैं, पहले शांति कर लेते हैं। यस। बोले ठीक है, 10 एरिया है हमारे या 50, जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को आज ठीक किया जा सकता है क्या? बोले नहीं, सारे पॉइंट्स तो ठीक नहीं किए जा सकते। बोले एक आधे पॉइंट के ऊपर तो शांति करी जा सकती है ना? बोले हाँ, ये दो तीन पॉइंट्स के ऊपर शांति करी जा सकती है, उतनी कर लो। क्या बोलते हैं? कौन सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पॉलिसी पढ़ा था हमने इसने? फंक्शनलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? यूरोप में क्या अपनाया गया था? फंक्शनलिज्म। कि जिन पॉइंट्स के ऊपर, इफ वी आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर 10 पॉइंट्स, वी डोंट नीड टू सेटल ऑल द 10 पॉइंट्स राइट नाउ। यस। कैन वी वर्क ऑन 2 पॉइंट्स एटलीस्ट?
तो सब लोग बोलेंगे यस एटलीस्ट एट 2 पॉइंट्स वी कैन वर्क ऑन। ठीक है, उन 2 पॉइंट्स को आज सुलझा लेते हैं, बाकी के पॉइंट्स को बाद में सुलझा लेंगे। सबसे पहले यूरोप ने ये पॉलिसी अपनाई तो उन्होंने किसके लिए किया? पीस के लिए। लेटर ऑन एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट करते करते उन्होंने सब कुछ सॉल्व कर लिया, और सब कुछ सॉल्व करके उन्होंने मैसिव ग्रोथ करी लेटर ऑन। अंडरस्टूड? यस, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारी की सारी सब चीजें जो है वो सॉल्व करी। तो यूरोपियन यूनियन जो आपके पास है वो सबसे बड़ा, इसका हम देखेंगे ना, ये आज मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना था, ये पूरा का पूरा कैसे बना था ना, ये हम आज पढ़ेंगे। बट आपको पता चल रहा है ना कि सर इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव था पीस एंड सिक्योरिटी, कि हम शांति से रह सके, इसके लिए इन्होंने आपके पास यहाँ पे बनाया। अब दूसरा आप देखते हो सर, कनेक्टिविटी के लिए भी आपके पास यहाँ पे जो है वो रीजनलाइजेशन किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी रीजनलाइजेशन किया जाता है। सर इंडिया देखो कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है, इंडिया ने बीबीआईएन किया कि नहीं किया? यस, इंडिया ने बीबीआईएन जो है आपके पास यहाँ पे किया है। तो ये सब कुछ क्या है सर? ये सब कुछ है, हम लोग यहाँ पे रोड्स वगैरह बनाते हैं ताकि हमारी बेटर कनेक्टिविटी हो सके। यस, ताकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास यहाँ पे हो सके। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके पास, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं सर? ये सब कुछ हम कर रहे हैं रीजनलाइजेशन। उसके साथ साथ देखते हो तो कल्चरल एंड पॉलिटिकल सॉलिडारिटी आपको यहाँ पर जो है वो इसके थ्रू मिलती है। जैसे आप देखते हो अरब लीग आपके पास यहाँ पे बनाई गई है, ये देखते हो ना, ये सारी कंट्रीज जो है वो कौन सी है? ये सारी की सारी आपके पास अरब लीग नेशन। ये क्या है? ये एक कल्चरल यूनिटी है आपके पास यहाँ पे, ये एक कल्चरल यूनिटी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके लिए भी रीजनलाइजेशन किया जाता है। फिर आप देखते हो तो आपके पास स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल रीजन्स होते हैं, इसके लिए भी आपके पास आई है कि सर रीजनल ब्लॉक हम लोगों ने, जैसे आपने एशियान बनाया है, आपने बिम्स्टैक बनाया है, आपने सार्क बनाया है, इन सारी चीजों के लिए भी आपके पास ये G7 वगैरह अपने पास बनाया स्ट्रेटेजिक चीजें। जैसे स्ट्रेटेजिक आपने कौन सा बनाया आपने, ये मुझे कोई याद नहीं आ रहा। ओपैक आपने बनाया है, एंड कौन सा बनाया आपने यूएस के साथ में, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ यार। कैसे नाम, मेरे नाम कैसे जा सकता है मैंने उनसे? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, क्या बनाया? अरे यार मैं इतना बड़ा नाम कैसे भूल सकता हूँ? क्वेड, या क्वेड, अच्युत, गुड, हाँ गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अच्युत। क्वेड का नाम भूल गया। तो ये क्वेड क्या है? क्वेड एक स्ट्रेटेजिक चीज है आपके पास यहाँ पे। यस, स्ट्रेटेजिक है। नाटो है, नाटो क्या था? स्ट्रेटेजिक था। जब नाटो इन्होंने बनाया तो इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने वॉर्सो कर दिया, यूएसए ने, यूएसएसआर ने वॉर्सो कर दिया। ये क्या है? ये सारी स्ट्रेटेजिक चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो क्वेड आपके पास हो गया, वो सब स्ट्रेट। तो इस तरीके से रीजनलाइजेशन जो है आपके पास यहाँ पे किया जाता है। सो यस, आंसर लग सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाई डू कंट्रीज डू रीजनलाइजेशन, सर किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सर किसके लिए? यस, किसके लिए? पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और किसके लिए आप यहाँ पे करोगे? कल्चरल ग्रोथ के लिए। और किसके लिए सर? कनेक्टिविटी के लिए। और किसके लिए? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इन सब के लिए कंट्रीज, और स्ट्रैटेजी के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए, इन सब के लिए रीजनलाइजेशन आपके पास यहाँ पे किया जाता है। सो कंट्रीज परस्यू रीजनलाइजेशन टू एनहेंस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, growth, ensure regional peace and security, improve connectivity and infrastructure, strengthen cultural and political solid। यार मेरे को tongue twisting क्यों हो रहा है ये? Just give me a second, guys. It's all because of back-to-back meetings. Back-to-back meeting. वैसे आज का दिन क्या है? बहुत ज्यादा बिजी था। So just give me, let me have some more water. क्या होता है, टीचर को बहुत बोलना होता है, तो बोलते बोलते फिर मेरी टंग ट्विस्टिंग होने लग जाती है। मैं रीजनलाइजेशन बोलना चाहता हूँ, मेरे से पूरा बोला ही नहीं जाता ऐसे। रीजनलाइजेशन, यस गुड वन। अब पूछ सकता है, अब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। यस सर, अब हम पढ़ेंगे। सो कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन गाइस? यस, रेज योर हैंड इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। यस कम ऑन, रेज योर हैंड्स इफ यू कैन आंसर दीस क्वेश्चंस। अगर सब लोग आंसर कर सकते हैं, यस आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? गुड वन, अदिति कर सकती हैं, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। चलिए नाइस, सो वी कैन डू इट। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है रीजनलाइजेशन का। सेकंड, इसकी सर्टेन लिमिटेशंस भी हो सकती है। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा ठीक है, बताओ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, इसकी चैलेंजेस क्या क्या है। सर चैलेंज लिमिटेशन क्या है कि सर हमने सबने देखा है, हमने सबने देखा है सर, कि बचपन से पढ़ा है कि सर संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति जो है वो होती है, ये हमने सबने पढ़ा है। पर सर ना, ये संगठन में ना हमेशा एक आधा नालायक निकल जाता है, एक आधा नालायक निकल जाता है। और वो नालायक ही हमारी लिमिटेशन और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो बनता है आपके पास यहाँ पे। सर मतलब आप देखो, सबसे पहली पहली मतलब वो नालायक वाला कंसेप्ट तो ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना। मेजॉरिटी में आपको एक चीज बताता हूँ, उसको समझना लिमिटेशन क्या है। आज हमने बिम्स्टेक किया, हमने बीबीआईएन किया, हमने सारी चीजें एशियान किया, सार्क किया। व्हाट इज द प्रॉब्लम?
व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर इन सब में ना इंडिया सबका बड़ा भाई है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने पढ़ा है ना कि सर इन सब में इंडिया जो है वो इन सब का सबसे बड़ा भाई है। जो कोई भी चीजें हैं वो सब इंडिया से लिंक्ड हो जाती है। अगर इंडिया कर रहा है तो सब कर रहे हैं, इंडिया अगर उसमें तो और कोई बाकी कुछ कर भी नहीं रहा उसमें। तो मेजर सारा का सारा भार तो इंडिया के ऊपर ही आपके पास यहाँ पे आ गया। तो ये जो अगर 10 कंट्रीज मिल करके एक ग्रुप बना रही हैं तो उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना उसमें। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज असिमेट्रिक पार्टिसिपेशन। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है वहां पर असिमेट्रिक पार्टिसिपेशन करना, कि वो लोग एक जैसा पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, एक जितने एफर्ट नहीं दे रहे। क्या आपको लगता है कि सर आपने जो एशियान किया, सार्क किया, बिम्स्टेक किया, यहाँ पे जहां पर भी पाकिस्तान है और इंडिया भी है, क्या पाकिस्तान भी उतना ही रोल प्ले कर रहा है क्या जितना इंडिया कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जो असिमेट्रिक पार्टिसिपेशन है ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज हमारी क्या होती है कि माई कंट्री माई रूल्स चलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? सोवेरेनिटी। अब क्या होता है, कई बार हम मान लो एक प्रोजेक्ट लेकर के आना चाहते हैं, मान लो देयर इज सम कंट्री हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस सर्टेन प्रोजेक्ट, कि हम सबको मिलकर के ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहिए। बट सम अदर कंट्री विच डू नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट दैट। नाउ if you pursue regionalization you have to implement that, and if you have to implement that which you don't want to do, isn't it a question mark on your sovereignty? Yes, doing it or not doing it is your sovereign decision. But if you have to do it despite you don't want to do that, तो वो आपकी सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? हाँ जी सर, वो हमारी सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आपके पास यहाँ पे आता है। तो ये दो ना सबसे बड़े चैलेंजेस आपको यहाँ पर रखने हैं। सबसे पहला क्या है सर? असिमेट्रिक पावर अमंग द मेंबर स्टेट्स। जैसे सार्क में हमको देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सार्क हैज बीन कंस्ट्रेन्ड बाय इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। ठीक है, लिमिटेड डीप रीजनल कोऑपरेशन। दूसरी चीज सोवरेनिटी के कंसर्न्स आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे ब्रेग्जिट के टाइम में आपके पास यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस जो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई एक कंट्री है जैसे इंडिया है, सर इट्स अ बिग कंट्री, बाकी सारे छोटे छोटे है ना इसके साथ। तो अगर ये यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आता है तो उसका मेजर इकोनॉमिक बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा? सर मेजर इकोनॉमिक बर्डन तो आपके पास यहाँ पे इंडिया के ऊपर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सारी मेंबर कंट्रीज के बीच में क्या है सर? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। यस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। एंड इफ देर इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देन सर इट इज सो हार्ड टू हार्मोनाइज इट। यस, तो फिर ये कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा हार्मोनाइज हो जाता है। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल कहाँ पे देखने को मिलता है सर? एशियान के अंदर। एशियान के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? इकोनॉमिकली वीकर स्टेट स्ट्रगल टू compete विद एडवांस इकोनॉमीज। यस, जैसे कि सिंगापुर। तीसरी चीज इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हमारे पास यहाँ पे है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस है। तो ये सारे रीजंस जो है आपके पास यहाँ पे बनते हैं। और सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आप यहाँ पे देख लो, फिर तो आगे जितने आप लिख सकते हो। अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स है, जैसे जैसे सर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स है। कभी भी इन दोनों को एक टेबल के ऊपर उठाओ, पाकिस्तान सीधा बोलता है पहले कश्मीर के ऊपर बात करो, हम कहते हैं कश्मीर इज नॉन नेगोशिएबल। यस, कश्मीर इज नॉन नेगोशिएबल। वहीं पे आकर के सारी की सारी बात जो है वो रुक जाती है। जैसे मैंने जब फंक्शनलिज्म आपको पढ़ाया, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया ना कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चीजें सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही। क्योंकि जब भी बात करने बैठते हैं पाकिस्तान हमेशा वो वाला इशू लाता है जो नॉन नेगोशिएबल है। करेक्ट, जबकि फंक्शनलिज्म का कोर कंसेप्ट क्या है? कोर कंसेप्ट है कि जो बातें सॉल्व हो सकती है एटलीस्ट उनको सॉल्व कर लो। करेक्ट। यस, चलिए, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहीं से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रीजनलाइजेशन? कि मतलब पहले एक तरीके की ग्रुपिंग होती थी, अब एक दूसरे तरीके की ग्रुपिंग होती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब मैं ना इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे क्योंकि मैं इसको पढ़ाने में अननेसेसरली 5 मिनट हम वेस्ट करेंगे कोई मतलब नहीं, इसमें आप आराम से लिख सकते हो। पहले ग्रुपिंग क्या थी? पहले जो ग्रुपिंग होती थी वो हमेशा सिक्योरिटी पर्पज से होती थी। यस, सिक्योरिटी पर्पज से होती थी। पहले की ग्रुपिंग का क्या था कि तुम मुझे सिक्योर करो, मैं तुमको सिक्योर करूंगा, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम सब है ना कि लाइक अटैक ऑन वन इज लाइक अटैक अगेंस्ट ऑल। नाटो क्या था? यही बनाया था सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आपके पास बनाया गया था। वर्सो पैक्ट क्या था? सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपके पास यहाँ पे किया गया था। बट आज के टाइम में जो नया रीजनलाइजेशन आपके पास यहाँ पे हो रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से हो रहा है क्या? नहीं सर, अब यहाँ पे और भी चीजें हैं। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं। हम कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कल्चरल एक्सचेंज कर लें इसके लिए भी ग्रुपिंग हो रही है। हमने बीबीआईएन बनाया, क्या बीबीआईएन सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया क्या?
नहीं, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चाबहार पोर्ट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमिक, कि हमको सर एशिया का जो है वो सेंट्रल एशिया का पूरा वहां से जो वो एक्सेस मिल जाएगा, वहां पर जाकर के हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने वो सारी सारी तक डील जो है हमारे पास कर रखी है। क्या वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्या सिक्योरिटी पर्पस बाद में, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पहले है। तो अब ना रीजनलाइजेशन के, ओल्ड एंड न्यू रीजनलाइजेशन में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस विल बी ऑफ द एजेंडा ऑफ रीजनलाइजेशन, व्हाई यू आर रीजनलाइजिंग, एजेंडा क्या है। तो पहले का एजेंडा क्या था, सिर्फ सिक्योरिटी। अब का एजेंडा क्या है, अब मल्टीपल एजेंडा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है। अब ये सारे डेवलपमेंट है ना, मान लो आप मिल करके एक जगह के ऊपर स्टडी, जैसे एजुकेशनल, ये भी एक तरीके का आपके पास यहाँ पे एजेंडा हो सकता है। अंडरस्टूड, यस, समझे नहीं समझे। एंड सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली सर वो तो है ही आपके पास यहाँ पे। सो ओल्ड में और न्यू में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या डिफरेंस आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सर ओल्ड और न्यू में हम लोग देखते हैं तो ओल्ड रीजनलाइजेशन कौन सा था, जो कोल्ड वॉर एरा के टाइम में हुआ। बट न्यू रीजनलाइजेशन कौन सा है, जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के हम लोग अंदर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पहले क्या था सर, पहले था आपके पास स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, एक मेजर कंसर्न था। आज के टाइम में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, मल्टी एक्टर कॉर्पोरेशन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले के टाइम में प्राइमरी और नॉन स्टेट्स, नेशन स्टेट्स के बीच में ही होता था, बट अब स्टेट्स है एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो आपके पास जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, उनके थ्रू भी हमको देखने को मिलता है। पहले की अप्रोच कैसी होती थी, टॉप डाउन, फॉर्मल एंड प्रोटेक्शनिस्ट। अब फ्लेक्सिबल होता है, ओपन होता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो होते हैं। अब विद दिस आज का मेजर टॉपिक जो हमको पढ़ना है, दैट इज यूरोपियन यूनियन। रीजनलाइजेशन से वो तीन क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिक रीजनलाइजेशन कंसेप्ट होते हैं। पहला, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाई डू कंट्रीज गो एंड रीजनलाइज। सेकंड क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रीजनलाइजेशन। एंड थर्ड, ओल्ड रीजनलाइजेशन एंड न्यू रीजनलाइजेशन। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अब हमको ये जो रीजनल्स बने, ये जो रीजनलाइजेशन हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। एंड उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला जो आपके पास होता है वो होता है यूरोपियन यूनियन। उसको हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमको आते हैं। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, रेडी सब लोग। तो इसको हम पहले ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर चल के पढ़ेंगे ताकि हमको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। एंड उसके बाद जो है नोट्स तो ऑब्वियसली सर सारी चीजों के आपके पास बने हुए ही हैं। तो आराम आराम से समझते हैं एंड आई विल गो वेरी स्लो इन दिस, है ना, आई विल गो वेरी स्लो इन दिस, इसको समझने में आराम आराम से समझेंगे। तो सर ना देखो क्या हुआ, बेटा पहले तुम ना मेरी गाड़ी में आके बैठो। सर आपकी गाड़ी में, हाँ हिस्ट्री में चलना है ना हमको। तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जैसा। तो हम हमारी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं यूरोप में। वाह सर, सर कार से आपने यूरोप पहुंचा दिया। बेटा मेरे को कोई देश नहीं रोक सकता ना, मेरे को हवा में या पानी से जाने की जरूरत नहीं है। हम आराम से सारी कंट्रीज को पार करते हुए जाएंगे, चलो सर ठीक है। तो हम ना यूरोप चलते हैं एंड साथ में टाइम ट्रेवलिंग करते चलते हैं। तो हमको चलना है बहुत पहले वाले टाइम में सर, बहुत पहला वाला टाइम, जब वर्ल्ड में ना मल्टी पोलैरिटी चल रही थी। क्या चल रही थी, मल्टी पोलैरिटी चल रही थी। सर मैं एक बात बताऊं क्या, आप कहीं बिलियर्ड बॉल मॉडल की बात तो नहीं कर रहे हो। हाँ मैं उसकी बिलियर्ड बॉल मॉडल की ही बात जो है आपके पास यहाँ पे कर रहा हूँ, बिलियर्ड बॉल मॉडल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा धीरे धीरे चीजें आपके पास यहाँ पे चली एंड आपके पास हो गया वर्ल्ड वॉर 1। हाँ सर, सर वर्ल्ड वॉर 1 ना बाद में कराओ, अभी मत कराओ, चलो ठीक है अभी नहीं कराते हैं। सर मल्टीपोलर वर्ल्ड भी ना बाद में पढ़ाओ, अभी मत पढ़ाओ, चलो ठीक है इसको भी बाद में पढ़ाते हैं। इससे भी पहले चलो सर, चलो इससे भी पहले चलते हैं। इससे पहले मतलब वो वाला टाइम जब फ्रांस में किसी को भी छींक आए तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता था। हाँ सर, फिर क्या हुआ, फिर देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड्स हमने बनाए, मल्टीपोलरिटी आपके पास आई, बिलियर्ड बॉल मॉडल आपके पास यहाँ पे आया। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास हुआ, धीरे धीरे हम देखते हैं उसके बाद सर वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ। बेटा इन सारी लड़ाइयों का अगर मैं मेजर इंपैक्ट यहाँ पे देखूँ ना, तो वो यहाँ पर यूरोपियन, मतलब यूरोपियन यूनियन नहीं बोलेंगे, वो आपके पास किसके ऊपर हुआ है सर, वो आपके पास यहाँ पे हुआ है यूरोप के ऊपर। सबसे मेजर इंपैक्ट यूरोप के ऊपर। यूरोप में कुछ भी बनता, फट से इसको धड़ाम करा दिया जाता। मतलब डेवलपमेंट नाम की कोई भी चीज हो ही नहीं सकती, थोड़ा बहुत कुछ डेवलपमेंट होता था एंड देन वापस उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी जिसकी वजह से वो हमेशा बहुत पीछे जो है वो चले जाते थे। तो यहां पर ना इन लोगों को समझ में आ गई कि भाई हम ना बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, और इन लड़ाइयों की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए ये ना नहीं हो पा रही है। ये क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनको पता चल गया कि हम ना, आप क्या है, हम ना रोटी बन चुके हैं। किसके बीच में, मतलब हम ना पिस रहे हैं किसके बीच में, दो बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में। एक तरफ यूएस है और एक तरफ यूएसएसआर है।
इन दोनों की ग्रोथ के चक्कर में, इन दोनों की लड़ाइयों के चक्कर में ना हम ना बीच में यहाँ पे पिस रहे हैं। तो इनको समझ में आया कि यार अब फालतू में, क्योंकि अब ना ये लड़ाई इनकी नहीं रह गई है, अब लड़ाई इनकी हो गई है। तो इन्होंने बोला कि हम दूसरों की लड़ाइयों में क्यों पिसे, और अगर दूसरों की लड़ाइयों में हमें नहीं पिसना है तो हमको ना इकट्ठा होना पड़ेगा, और हमको ना एक सही तरीके से एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। और यहां पर सबसे पहले बात आती है कि अगर एकजुट होकर के रहना है तो हमको क्या चाहिए? सर हमका चाहिए पीस। यस, हमका चाहिए पीस। तो यहां पर इन्होंने सबसे पहले बात करी कि भाई हमको ना फ्यूचर वॉर्स, किसको? फ्यूचर वॉर्स। अब कभी भी किसी तरीके की कोई भी लड़ाई जो है वो होने नहीं देना है। अब बात आती है, ठीक है भैया तुम लोगों ने बात तो कर तो ली कि फ्यूचर वॉर्स हम नहीं होने देंगे, बैठाओ करोगे कैसे? करोगे कैसे ये सब? रोकोगे कैसे इतनी सारी लड़ाइयों को? तो यहां पर ये लोग दो बात करते हैं कि बोले अगर हमने दो चीजों को अचीव कर लिया ना तो हमारे बीच में कभी भी लड़ाइयां जो है वो नहीं होगी। ठीक है, प्लीज समझना, मैं बहुत आराम से जा रहा हूं। दो चीजें क्या? बोले अगर एक तो हम लोग इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाए। यस, एक तो मैं इकोनॉमिकली कैसे हो जाए? इंटर डिपेंडेंट जो है हम लोग यहाँ पे हो जाए। और एक अगर हम पॉलिटिकल कॉरपोरेशन बना लें, पॉलिटिकली कॉपरेशन जो हम लोग यहाँ पे बना लें, कॉर्पोरेट रिलेशन टाइप, इस टाइप जो हम लोग यहाँ पे बना लें, ये चीज बात यहाँ पर जो है वो आपके पास आती है। करेक्ट, ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो आती है। तो यूरोप को ना ये बात समझ में आ गई थी कि भाई अगर, प्लीज समझना, कि अगर एग्रेशन से एंड राइवलरी से अगर वॉर किया जा सकता है, अगर वॉर किया जा सकता है, तो वहीं अगर हम पीस को अपना लें तो वहां पर से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है आपके पास यहाँ पे पाई जा सकती है। यस, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपके पास यहाँ पे पाई जा सकती है। तो ये चीज होती है, और इसी के चलते फिर एक दिन वेस्टर्न चर्चिल आपके पास आता है। सर कौन? वेस्टर्न चर्चिल आपके पास आता है। एंड 1946 के अंदर वो एक जबरदस्त स्पीच देते हैं। क्या देते हैं सर? एक जबरदस्त स्पीच देते हैं। और जबरदस्त स्पीच देकर के कहते हैं कि हमको ना एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप बनाने की जरूरत है। कब दिया सर इन्होंने ये? 1946 में। तो 1946 में विंस्टन चर्चिल आपके पास आते हैं और एक जबरदस्त स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि हमको एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप को जो है वो बनाने की जरूरत है। बोले सब लोग, बोलते हैं, बोले सब लोग बनाएंगे। बोले यस, सब लोग बनाएंगे। बोले करेंगे कैसे? ये करेंगे कैसे? हमारे बीच में तो बहुत सारी लड़ाइयां हैं। तो क्या करेंगे हम करेंगे फंक्शनलिज्म। इफ वी आर हैविंग 10 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वी डोंट नीड टू रिजॉल्व ऑल द पॉइंट्स। एक आधा पॉइंट तो सॉल्व कर सकते हैं ना। लेट्स टॉक ऑन इट। यस, लेट्स टॉक ऑन इट। उसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में आगे देखेंगे किस तरीके से चीजें होती है। समझ आया ये? समझ आया ये पॉइंट? तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो हुई, तो यहां पर ना सबसे पहले, अब देखो, सबसे पहले 1951 के अंदर आपके पास यहां पर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई जाती है। अब ये क्या है सर? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई जाती है। अब ये क्या है? तो ट्रिटी ऑफ पेरिस हुई थी, ट्रिटी ऑफ पेरिस, और ट्रिटी ऑफ पेरिस के थ्रू ये बनाई जाती है, ट्रिटी ऑफ पेरिस, एंड उसके थ्रू ये बनाई जाती है। इसको ना इन टोटल 6 नेशंस ने आपके पास यहाँ पे ज्वाइन किया, और इन्हीं 6 नेशंस को आपके पास यहाँ पे द 6 बोला गया। क्या बोला गया? द 6। सर ये द 6 कौन कौन है? एक तो आपके पास हो जाता है बेल्जियम, एक आपके पास हो जाता है फ्रांस, फिर आपके पास हो जाता है वेस्ट जर्मनी, एक आपके पास हो जाएगा इटली, लुक्सेमबर्ग एंड नीदरलैंड्स। हो गए ना 6? 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ, और इन्हीं 6 को ना आपके पास यहाँ पे द 6 जो है वो बोला जाता है। अंडरस्टूड? ये हुआ। सबसे पहले क्या बनाया? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। सर ना मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है सर? ये कोल को ही क्यों चुना है? ये कोल और स्टील को ही यहाँ पर आपके पास क्यों चुना है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि सर वाई कोल, वाई स्टील, इसको क्यों चुना है? इन दोनों क्यों? प्लीज समझना, कोल और स्टील इन दोनों को यूज करके वेपन बनाए जाते हैं। यस, कोल एंड स्टील, इन दोनों, ये दोनों क्या है? ये दोनों सर रॉ मटेरियल्स की तरह आपके पास यहाँ पे यूज होते हैं, एंड रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करके इनको वेपन जो है वो बनाया जाता है। और फिर इन्हीं वेपन को जर्मनी एंड फ्रांस आपके पास जो वो क्या करता है? यूज करता है, और एक दूसरे के साथ में आपस में लड़ाई करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कोल और स्टील की कम्युनिटी बना लूं,
और उसमें जर्मनी को भी पार्ट बना लूं और फ्रांस को भी पार्ट बना लूं, जो दोनों इन्हीं कोल और स्टील को यूज करके वेपन्स बनाते हैं और आपस में लड़ते हैं, क्या अब लड़ाई होगी क्या? अब लड़ाई नहीं होगी ना। इसलिए सबसे पहले ये दिमाग लगाया गया कि कोल और स्टील को मिलाकर के कम्युनिटी बनाओ, और इसको जर्मनी को और फ्रांस को इसका पार्ट बनाओ, ताकि ये दोनों फिर वेपन्स एक दूसरे से, मतलब ना एक दूसरे से एटलीस्ट ये दोनों नहीं लड़ेंगे। और अगर ये दोनों, ये सबसे बड़े वो हैं, राइवल्स थे, अगर ये दोनों ही आपस में नहीं लड़ेंगे तो यूरोप आराम से रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, यूरोप आराम से रहेगा कि नहीं रहेगा? ये पहली चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है कि सर अगर यूरोप को आपको शांति से रखना है ना, तो सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस को दोस्त बना लो। और जर्मनी और फ्रांस को कैसे दोस्त बनाते हैं सर? ECSC से। ECSC क्या है? व्हाट इज ECSC? सर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इसके थ्रू इन दोनों को दोस्त बना लिया गया आपके पास। इसके थ्रू इन दोनों को दोस्त बना गया। अब बात आती है कि सर ठीक है, आपने दोस्त बना तो दिया, हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? आपने ये कम्युनिटी बना ली, इस कम्युनिटी की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट कौन करेगा? कल को नहीं माना तो? ये बात भी सही है। तो इस कम्युनिटी की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास बनाया जाता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यहां पर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपके पास बना दिया जाता है। अब ये सारी बात हो गई, ये हुआ पहला स्टेप, ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप। फिर आपके पास आता है स्टेप नंबर 2। प्लीज समझना, 1957 के अंदर आपके पास फिर से एक ट्रिटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ रोम। ट्रिटी ऑफ ट्रिटी ऑफ रोम। अब देखो, जब इन्होंने पहले ट्रिटी ऑफ पेरिस करी आपके पास यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे यूरोपियन यूनियन बनाने, सॉरी वो कहते हैं ना कि ये बना लिया आपके पास दिस यूरोपियन ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। और उसके बाद जब देखा कि यार शांति है ना, 1951 में हुआ था। आप देख रहे हो कि 6 साल तक सर सच में फ्रांस और जर्मनी आपके पास अब जो है आपस में लड़ नहीं रहा है। तो फिर इन्होंने एक और ट्रिटी करी, ट्रिटी ऑफ रोम। और वापस और क्या कि थोड़ी डिपेंडेंसी और बढ़ाई जाए, थोड़ी डिपेंडेंसी आपके पास और जो है वो बढ़ाई जाए। और इसलिए 1957 में ट्रिटी ऑफ रोम के थ्रू इन्होंने वापस दो कम्युनिटीज और बनाई डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए। क्या क्या? एक तो इन्होंने बनाया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और एक ये बनाते हैं यूरेटम। यूरेटम ये क्या है? ये यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले क्या किया सर? सबसे पहले किया सॉरी ESC नहीं, सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई। किसके थ्रू बनाई? ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू। कोल एंड स्टील की क्यों लिया गया? क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज में होते थे। किसमें? वेपन्स बनाने के लिए ना। और इसके अंदर किसकी बात है? द 6 कंट्रीज की बात है इसमें। और द 6 में मेजर कौन कौन है सर? फ्रांस को रखा गया और जर्मनी को रखा गया, ताकि ये लोग आपस में कभी भी नहीं लड़े। फिर क्या होगा? फिर वक्त का पहिया आगे चलेगा, और अब आपके पास होती है ट्रिटी ऑफ रोम। और ट्रिटी ऑफ रोम के अंदर क्या किया गया सर? दो और कम्युनिटीज बनाई गई। एक तो आपके पास बनाई गई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, और एक आपके पास बनाया गया यूरेटम। मतलब यूरोप की यूरोप एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरोप की एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। अब ये भी सब कुछ शांति से चलने लगा, आराम से। तो देखो कब कब क्या क्या चीजें हुई थी। 1951 के अराउंड ये हुआ था, 1957 के अराउंड ये हुआ। अब फिर इसको टेस्ट किया गया कि शांति से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब ये सब कुछ शांति से चला, तो 1965 के अंदर यहाँ पर एक बड़ी ट्रिटी होती है जिसको बोलते हैं मेजर ट्रिटी। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, बड़ी ट्रिटी को मेजर ट्रिटी बोल देते हैं। बेटा ठीक है ना, आप जो कुछ भी बोल रहा है। ये आपके पास होती है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में मेजर ट्रीटी होती है। एंड मेजर ट्रीटी के अंदर क्या किया गया? मेजर ट्रीटी के अंदर ECSC, यानी यानी सर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी प्लस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी प्लस यूरेटम, इन तीनों को मिला देते हैं। इन तीनों को मिला करके आपके पास बना देते हैं यूरोपियन कम्युनिटीज। ये क्या हो गई? ये हो गई यूरोपियन कम्युनिटीज। के अलग अलग से 3 इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए? अलग अलग से 3 इंस्टीट्यूशन जो है वो क्यों बनाए? इन सबको एक में ले लेते हैं, और अब यहां से एक वन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपके पास बनता है। वन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। कब की बात है ये सर? ये बात है 1965 की। तो 1965 के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वो ये चीज हुई। अब देखो सब कुछ सही चल रहा है,
1951 से टेस्ट कर रहे हैं, 1951 से टेस्ट किया, सब कुछ सही है। 1965 1957 में फिर से टेस्ट किया, सब कुछ सही है। 1965 में तीनों को मिला दिया, सब कुछ सही है। आगे चलो। अब जब सब कुछ सही चल रहा है तो इसको एक्सपेंड करो ना आप। यस, अब इसको एक्सपेंड करो। तो बाकी जितने भी देश थे जो वहां पे थे, आपके पास यूरोप के पार्ट थे, उनको अब इसके अंदर मर्ज कराया गया। तो अब आप यहाँ पे देखते हो तो नेक्स्ट फेज के अंदर आपके पास क्या किया जाएगा? नेक्स्ट फेज में अब इस एक्स का एक्सपेंशन जो है आपके पास यहाँ पे किया जाता है। तो अगर मैं 1973 के टाइम में देखूं, तो 1973 के टाइम में यूके ने, डेनमार्क ने, ठीक है, एंड आयरलैंड को अगर हम देखें तो इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आप देखते हो तो 1981 के टाइम में ग्रीस भी जो है आपके पास इसका पार्ट बन जाता है। और 1986 के तक चलते हो तो बाकी के जितने भी देश थे आपके पास, स्पेन बचा, पोर्तुगल बचा, ये भी जो है आपके पास इसका पार्ट जो है वो बन जाते हैं। यस, ये भी आपके पास इसका पार्ट जो है वो बन जाता है। ये भी इसके पार्ट जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। अभी तक तो क्या था आपके पास कि सर ये इतनी सारी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज ना आपस में मिल गई, ये सारी कंट्रीज आपके पास आपस में जो है वो मिल गई, यूनियन बना लिया इन्होंने। बट अभी भी अगर इस कंट्री के एक के आदमी को दूसरी कंट्री में जाना है ना, तो क्या लगता था? तो सर पासपोर्ट आपके पास यहाँ पे लगता था। बोले यार इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। तो 1985 के अंदर आपके पास, प्लीज समझना, आपके पास होता है शेंगम, शेंजम अग्रीमेंट, शेंजम अग्रीमेंट। शेंजम अग्रीमेंट के थ्रू आपके पास क्या किया गया कि जो पासपोर्ट था आपके पास, पासपोर्ट कंट्रोल, इस पासपोर्ट कंट्रोल को रिमूव कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। सबके अंदर से नहीं, बट मेजर स्टेट्स के अंदर से। कि मेजर स्टेट्स ने बोला कि ठीक है, हम जो है फ्री मूवमेंट जो है वो लोगों को अलाउ करते हैं, फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो पासपोर्ट का जो कंट्रोल था इसको आपके पास यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। अब आप देखो, जैसे आप इंडिया में कहीं पे भी मूव कर सकते हो, वैसे ही आप इस पूरी की पूरी यूनियन के अंदर कहीं पे भी आराम से जो है वो मूव कर सकते हो। अब जब ये भी सही से चला, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो 1986 के अंदर, 1986 के अंदर इन्होंने कहा कि अब हमको क्या चाहिए? अब हमको एक सिंगल यूरोपियन एक्ट चाहिए। समझ रहे हो ना? रशिया, यूएसएसआर और यूएस जो मेजर लड़ने में रह गए 1986 में। 19 मतलब आप सोचो 1945 46 तक जिस यूरोप को आप खत्म कर चुके थे, वो 1986 तक आते आते एक यूनिट बनने के ऊपर आ गया। और यूएसएसआर कहाँ गया? 1991 में वो खत्म हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। समझ रहे हो ना? ये सब कुछ डिपेंड क्या कर रहा है? आपका फोकस कहाँ पर है, आपका फोकस जो है वो यहाँ पर आपके पास कहाँ पे है। तो 1986 के अंदर इन्होंने डिमांड रखी आपके पास कि भाई हमको ना अब एक होना है आपके पास यहाँ पे। तो इन्होंने कहा हमको चाहिए एक सिंगल यूरोपियन एक्ट, एक सिंगल यूरोपियन एक्ट चाहिए जो सब जगह आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास लगे। और सिंगल यूरोपियन एक्ट का जो अगर मैं मेजर एजेंडा बोलूं, तो मेजर एजेंडा क्या है? मेजर एजेंडा है हमको एक्चुअली एक सिंगल मार्केट चाहिए। क्योंकि अगर सिंगल मार्केट होगा ना, तो फ्यूचर में भी अब देखो, क्योंकि 1986 के टाइम में आप देखोगे ना, तो वर्ल्ड ना धीरे 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 फिर से आपके पास क्या हो रहा था? फिर से थोड़ा थोड़ा अनस्टेबल होने लगा था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना, कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म चल ही रहा था यूएसए और यूएसएसए के बीच में। तो इनको था कि यार कहीं हम ना इस आग में जो है वो झुलस ना जाए। इस वजह से इन्होंने बोला सबसे बड़ी चीज कि भैया एक काम करो, सिंगल मार्केट बना लो, ताकि सबकी इतनी डिपेंडेंसी आपके पास यहाँ पे बढ़ जाएगी कि कोई लड़ाई के बारे में, कोई किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोच ही ना सके। यस, कि कोई सोच ही ना सके। और इस चल के चलते इन्होंने एक सिंगल मार्केट बनाने की बात जो है आपके पास यहाँ पे करी। फिर क्या हुआ सर? फिर मीनवाइल आप देखते हो तो 1991 के अंदर आपके पास यहाँ पे यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स किया, इनको पता चला कि अब ना हमको क्या करना है, हमको एक यूनियन पूरा का पूरा बना ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली संगठन में ही शक्ति है आपके पास यहाँ पे। तो यहां पर अब आपके पास एक मेजर एग्रीमेंट होता है 1992 के अंदर। 1992 के अंदर एक ट्रिटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, ट्रिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, ट्रिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन इसको बोलते हैं। इसको ना मैस्ट्रिच ट्रिटी भी बोलते हैं, मैस्ट्रिच ट्रिटी भी जो है आपके पास इसको बोलते हैं। इसके थ्रू इन्होंने बात करी कि जितनी भी कम्युनिटीज चल रही है ना, कि अभी तो हमने क्या कर रखी है, कम्युनिटीज बना रखी है। ये समझ आ रहा है ना सर? ईसी, एससी आपने बना रखा है, फिर यूरेटम आपने बना रखा है, फिर आपने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आपने बना रखी है। बोले इनको हटाओ और इन सबको मर्ज कर करके एक आप बना दो जिसको हम बोलेंगे यूरोपियन यूनियन।
अंडरस्टूड कि सर ये जितनी भी कम्युनिटीज हैं इन कम्युनिटीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, किसके अंदर क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसके अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब बात आती है सर, अगर आपने कम्युनिटीज को एक यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांसफॉर्मिंग इनटू यूरोपियन यूनियन, मतलब व्हाट विल बी द चेंजेस, क्या चेंज आपके पास यहाँ पे आएंगे। सबसे पहला चेंज, सिंगल सिटीजनशिप। यस, क्या, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आपने एक यूरोपियन सिटीजनशिप बोल दी, यूरोपियन सिटीजनशिप आपको यहाँ पे मिलने लगी। फिर दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई कि सब लोग एक जैसी फॉरेन पॉलिसी एक जैसी सिक्योरिटी पॉलिसी आपके पास यहाँ पे जो वो बनाएंगे। फिर देखो सबको क्या है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनानी थी, है ना, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनानी थी। अब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा कब आएगी, जब आपके पास एक जैसी करेंसी हो, एक जैसी करेंसी हो। तो यहां पर बोला गया कि भाई हमको ना यूरो करेंसी बनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, यूरो करेंसी आपके पास यहाँ पे बनानी चाहिए। तो इसका फाउंडेशन रख दिया गया यहाँ पे कि भैया एक काम करो, अपन ना एक सिंगल करेंसी के ऊपर जो है वो काम करते हैं। और फिर इसके चलते इन्होंने यूरोपियन सेंट्रल बैंक को एस्टैब्लिश कर दिया। सो एस्टैब्लिश यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये भी जो है आपके पास यहाँ पे इन्होंने कहते हैं ना एस्टैब्लिश कर दिया। अब मीनवाइल देखो यहाँ पर इतना सारा डेवलपमेंट चल रहा है, उधर क्या हो गया, सर यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। साइड में क्या हो गया, साइड में अगर आप देखते हो तो यूएसएसआर जो आपके पास यहाँ पे कोलैप्स हो गया। ये सबके चलते फिर आपके पास 1992 का टाइम आता है, सॉरी 1999 में आते आते हैं, 1999 में आते आते इन्होंने यूरो करेंसी को फिर इंट्रोड्यूस भी आपके पास यहाँ पे कर दिया। एंड फिर आप देखते हो तो 2002 के अंदर आपके पास क्या हुआ, सर इसकी फिजिकल करेंसी भी आ गई, इनकी फिजिकल करेंसी भी आपके पास यहाँ पे आ जाती है। और आज के टाइम में आप देखते हो तो 19 से ज्यादा जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो सब लोग इसी यूरो को जो है आपके पास यहाँ पे यूज है वो कर रहे हैं, इसी यूरो को जो है आपके पास यूज कर रहे हैं। फिर आगे जाकर के फिर से टाइम आया, एंड 2007 का वो टाइम था। 2007 के अंदर आपके पास होती है ट्रिटी ऑफ लिस्बन, ट्रिटी ऑफ लिस्बन, और लिस्बन, ट्रिटी ऑफ लिस्बन में, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 2007 का टाइम था। एंड 2007 के अंदर इन्होंने लेकर के आए ट्रिटी ऑफ लिस्बन। और इस ट्रिटी ऑफ लिस्बन के थ्रू ये जितनी भी कम्युनिटीज इन्होंने बनाई थी, इन सारी कम्युनिटीज को जो है आपके पास यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाता है। यस, यूरोपियन कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर चल रहा था उसको अबॉलिश कर दिया। एंड ये अबॉलिश क्यों किया, ताकि यूरोपियन पार्लियामेंट जो आपके पास है, यूरोपियन पार्लियामेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको स्ट्रेंथन जो है आपके पास यहाँ पे किया जा सके। और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन एक आइडेंटिटी आपके पास अब बन जाती है, आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है। सो समझ रहे हो ना कितने कॉन्फ्लिक्ट से पीस, और पीस से ग्रोथ 1951 में स्टार्ट हुआ, 2007 तक चला, और ये एक एग्जाम्पल बना कि 2012 में फिर यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया कि शांति अगर किसी ने कायम करी है ना तो यूरोपियन यूनियन ने कायम करी है। अंडरस्टूड, 2012 में यूरोपियन यूनियन को आपके पास नोबेल प्राइज फॉर पीस आपके पास दिया जाता है। जो ट्रम्प बोलता है ना मेरे को पीस प्राइज दो, मेरे को पीस प्राइज, नोबेल प्राइज चाहिए पीस फॉर पीस, वो यूरोपियन यूनियन को दे दिया गया। ट्रम्प साहब को बोलो ऐसे नहीं मिलता, कितनी लंबी मेहनत है। 1951 में इट स्टार्टेड विद अ विजन कि थोड़ा सा 10 पॉइंट खराब है, एक पॉइंट के ऊपर बात कर लेता है। एंड 1951 के बाद में 2012 में जाकर के इनको आपके क्या मिलता है, नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अंडरस्टूड, यस। सो 2012 के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 2012 के अंदर ना यूरोप को नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया था। किस किस के लिए सर, सबसे पहले पीस को प्रमोट करने के लिए, फॉर प्रमोटिंग द पीस। उसके बाद रिकाउंसिलेशन के लिए, रिकाउंसिलेशन के लिए। आप सोचो, अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, वो कहते हैं ना उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, इसीलिए जस्ट सोचो व्हाट इज ऑल हैपनिंग इन यूरोपियन यूनियन, इंटीग्रेशन ही तो चल रहा है, रिकाउंसिलेशन ही तो चल रहा है कि आ जाओ यूरोपियन यूनियन बना लेते हैं, आ जाओ सब साथ में मिलकर के रहते हैं। कितना टाइम लगा, 1951 से लेकर के 2007 तक आप यहाँ पे आ गए, 2002 तक आप यहाँ पे आ गए।
तब कहीं जाकर के ये सब बन पाया। कितना साल, ऑलमोस्ट 50 50 50 प्लस ईयर्स यहाँ पे लग गए आपके पास, अराउंड। यस। और कितने से देश थे ये जिनको मिलाना था? इंडिया जब आपके पास यहाँ पे आजाद होने वाला था, 256 प्लस स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, राज्य रजवाड़े सब अपने पास थे, उन सबको इंटीग्रेट किया था महज कितने साल में? 1 से 1.5 साल के अंदर। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अंडरस्टूड व्हाई ही वाज सो ग्रेट, कि सर उन्होंने इतने बड़े डाइवर्स एरिया को 1 1.5 साल में जो है आपके पास यहाँ पे काउंसिल करके एक यूनिट बना दी, इंडिया बना दिया। और जबकि इनको 50 साल लग गए। ये भी क्या है, ये यूरोपियन यूनियन की एक लिमिटेशन भी है कि आपने रिकाउंसिलेशन के अंदर बहुत टाइम लगाया भाई, 50 साल लगा दिए। अंडरस्टूड? यस, समझ आया? तो ये चीज है। सो अभी तो खैर हम बात कर रहे हैं कि सर इनको पीस प्राइज क्यों दिया गया था। तो पीस प्राइज देने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सर आपने पीस को प्रमोट किया है, आपने रिकाउंसिलेशन किया है आपके पास, थर्ड आपने डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया है, एंड फोर्थ पॉइंट ऑब्वियसली आपने ह्यूमन राइट्स की बातें करी है। तो इन 4 पॉइंट्स के लिए आपके पास जो है वो यूरोप को यहाँ पर, यस, यूरोप को जो है यहाँ पर आपके पास नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है आपके पास यहाँ पे दे दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक? यस। अब उसके बाद क्या होती है? उसके बाद धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ब्रेग्जिट। सर हम ब्रेग्जिट को पढ़ेंगे क्या? देखो वैसे इट्स बहुत वेरी पुराना मुद्दा ना, तो अब हमको पीएसआर के अंदर उसको पढ़ने की खास कुछ खास जो वो रिक्वायरमेंट है नहीं। बाकी वो है क्या, जस्ट कि सर यूके जो वहां से बाहर हो गया था, इसको हमने GS पेपर 2 के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे से जो वो डिस्कस कर लिया है। तो ब्रेग्जिट को यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत जो है वो आपके पास यहाँ पे है नहीं। अंडरस्टूड? तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है यूरोपियन यूनियन। अब एक बार नोट्स के थ्रू देखो, देख लेते हैं सारी चीजें हमने क्या पढ़ी। कि सर सबसे पहले क्या था बैकग्राउंड, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में डिस्ट्रक्शन। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अगर मैं यूरोप को देखूं सर, इट वाज इकोनॉमिकली डिवास्टेटेड, पॉलिटिकली अनस्टेबल था, सोशली शटर्ड था, एंड इमोशनली सर ट्रॉमेटाइज था, पूरा का पूरा ट्रॉमेसाइड। यूरोप के लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दोनों की का ही भयानक दृश्य जो है आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं। सो यूरोप को ना ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर एग्रेसिव नेशनलिज्म और राइवलरी से वर्ल्ड वॉर हो सकते हैं, तो यस, क्या समझ आया उनको कि अगर नेशनलिज्म कैन कॉज वॉर, देन इंटीग्रेशन कैन कुड ब्रिंग पीस। क्या समझ आया इनको? यस, कि इफ नेशनलिज्म कैन कॉज वॉर, देन इंटीग्रेशन क्या ला सकता है सर? पीस आपके पास यहाँ पे लेकर के आ सकता है। और इसी के चलते 1946 के अंदर विंस्टन चर्चिल एक जबरदस्त स्पीच आपके पास यहाँ पे देते हैं। क्या कहते हैं? हमको चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप। कि हमको यहाँ पे चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप। फिर आपके पास सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनती है, जिसके अंदर द सिक्स आ जाएंगे। कौन सर? बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लुक्समबर्ग एंड नीदरलैंड्स। ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब बात आती है कि सर सबसे पहले वाई कोल एंड स्टील, इन्हीं को क्यों लिया? क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है वेपन बनाने के लिए। इसलिए कॉमन अथॉरिटी आपके पास बना दी, किसको? फ्रांस एंड जर्मनी को। सर सबसे बदमाश लोगों को क्लास का मॉनिटर बना दिया। हाँ, सबसे बदमाश लोगों को क्लास का मॉनिटर बना दिया, ताकि कभी भी लड़ाई होगी नहीं। सर अगर लड़ाई हो गई तो, अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो इसको कोई इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस आपके पास बना दिया, वॉज एस्टेब्लिश टू एंश्योर दी कंप्लाइंस। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बना दिया जाता है। फिर क्या हुआ? फिर ट्रिटी ऑफ रोम होती है, दो मेजर कम्युनिटीज बनाई गई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जिसको यूरोटम या EAEC भी बोलता है। फिर आपके पास मर्जर ट्रीटी होती है ब्रुसेल्स में 1965 में, जिसके थ्रू इन तीनों को मिलाकर के क्या बना दिया सर? यूरोपियन कम्युनिटीज जो है आपके पास यहाँ पे बना दिया जाता है। इन तीनों को मर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद आप देखते हो तो 1970 से लेकर के 80 तक क्या किया गया? इसको एक्सपेंड किया गया आपके पास। यूके डेनमार्क और आयरलैंड ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ग्रीस ज्वाइन कर लेते हैं, स्पेन एंड पुर्तगाल भी ज्वाइन कर लेता है। फिर आपके पास ये शेंगन एग्रीमेंट आपके पास होता है, क्या बोलेंगे इस पे यार? हाँ, शेंजन एग्रीमेंट आपके पास होता है। शेंजन, हाँ, शेंजन एग्रीमेंट आपके पास यहाँ पे होता है। इसके थ्रू क्या किया? पासपोर्ट कंट्रोल्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया, फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल को यहाँ पे अलाउ कर दिया। फिर सिंगल यूरोपियन एक्ट की बात करी जाती है कि हमको एक सिंगल मार्केट चाहिए हमको, करेक्ट, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आपके पास मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी आपके पास हो जाती है, जिसके अंदर एक ग्रेट यूरोपियन यूनियन को बनाने की बात होती है, और इसी को ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी आपके पास यहाँ पे बोलता है। इसके थ्रू चेंज क्या क्या हुआ? तो सर यूरोपियन सिटीजनशिप बना दी गई, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी लाई गई, कॉर्पोरेशन ऑफ पुलिस एंड जुडिशरी को बढ़ाया गया, यूरो करेंसी की बात करी जाती है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आपके पास द यूरो एंड मॉनेटरी यूरो आपके पास 1999 के अंदर देखते हो तो यूरो को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 2002 के अंदर इसको फिजिकल करेंसी की तरह यूज करने लग गए हैं। और आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो 19 यूरोपियन स्टेट्स जो आपके पास हैं वो जो कि यूरोजोन के अंदर आते हैं, मतलब
एक यूरो को अपनी करेंसी, मतलब यूरो को अपनी करेंसी जो है वो मानते हैं। 2007 के अंदर आपके पास ट्रीटी ऑफ लिस्बन होती है, उसके थ्रू क्या किया गया सर, इसको अबॉलिश कर दिया गया आपके पास यहाँ पे। एंड यूरोपियन पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन आपके पास यहाँ पे किया गया, जिससे कि यूरोप को क्या मिल सके, यूरोपियन यूनियन को एक ग्लोबल आइडेंटिटी जो है आपके पास यहाँ पे मिल सके। अंडरस्टूड, गुड वन सर। सो इन सब के चलते फिर इनको पीस प्राइज मिल जाता है फॉर प्रोमोटिंग द पीस, रिकाउंसिलेशन, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। इन सब के लिए आपको इसका नोबेल प्राइज जो है वो मिल जाता है। बट यूरोप के अंदर क्राइसिस भी है सर। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस ये है, देखो ये पोस्ट 2008 के अंदर आपके पास यहाँ पे चीजें चलती है कि आपने ना, भाई ऑब्वियसली अब आप सबको साथ लेके कब तक चलोगे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो जो ग्रीस है, आयरलैंड है, पोर्तुगल है, स्पेन है, ये ना इनके अंदर आपके पास डेब्ट क्राइसिस जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। डेब्ट क्राइसिस जो है वो आ जाता है। दो डाउट नो, ठीक है यूनियन के तौर के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, बट ठीक है क्राइसिस तो क्राइसिस है, आ ही सकता है ये सर। फिर 2016 के अंदर देखते हो तो यूके ने वोट आउट कर दिया एंड बोला भैया हमको तो है ना एक रेफरेंडम के थ्रू कि हमको चाहिए ब्रेक्सिट। अब ये ब्रेक्सिट की डील को हम लोग यूरोपियन सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पीएसआई, क्योंकि अब ये 2016 का मुद्दा है और हम 2026 के अंदर बैठे हैं, तो अभी अभी इसको पूरा का पूरा पढ़ना लाइक इट्स नॉट, है ना, मतलब कुछ है नहीं, यूपीएससी नहीं पूछेगा। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सबसे पहला सर वही वाली बात आएगी सर, वही वाली बात आएगी, सोवेरेनिटी वर्सेस सुपर नेशनलिज्म। सोवेरेनिटी वर्सेस सुपर नेशनलिज्म, सबसे पहली बात ही यही है। कौन जो है वो इन सब में बड़ा है? जब ग्रुप के अंदर सब लोग आ जाते हैं ना सर, तो फिर धीरे धीरे एक लीडर से ज्यादा लीडर बनने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पर जो है वो आने लगती है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट टेंशन ऑफ द यूएस क्या है, हाउ मेनी सोवेरेनिटी शुड मेंबर स्टेट गिव ब्रसेल्स, को ब्रसेल्स को कितनी सोवेरेनिटी आपके पास यहाँ पे दिए जाए। यूरोपियन लॉज ओवरराइड नेशनल लॉज इन मेनी एरियाज, नेशनल लॉज को ओवरराइड कर जाते हैं। अब नेशनल लॉज को अगर आप ओवरराइड कर जाओगे तो सोवेरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया ही है। Countries sometimes feel that their national identity and autonomy are threatened. Rise of nationalist parties आपके पास यहाँ पे जो होने लगी, जहाँ पे हंगरी है, पोलैंड है आपके पास यहाँ पे, जिसके चलते सर आप देखते हैं कि सर ब्रेक्सिट भी आपके पास यहाँ पे हुआ। दूसरी चीज हम देखें तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैनी कंट्रीज आर्ग्यू दैट ईयू डिसीजन मेकिंग कैसा है सर, कॉम्प्लेक्स है। क्यों? अब आप देखो कोई भी एक डिसीजन लेना है तो कितनी सारी मेंबर, मान लो एक कोई कंट्री है जिसके लिए कोई डिसीजन लेना है, बट अब आपको सारी कंट्री का प्रेजेंस चाहिए वहां पे, सब जगह डिस्कस होगा, अरे भाई क्या लेना देना है उससे। यस, क्या लेना देना है उससे। तो डिसीजन मेकिंग यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके पास है। सो ईयूज डिसीजन मेकिंग इज सो कॉम्प्लेक्स, सिटीजन फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम ईयू इंस्टीट्यूशंस एंड द यूरोपियन कमीशन इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता। और इस सब की वजह से क्या हो सकती है, इस सब की वजह से क्या होता है कि सर डिसीजंस आर टेकन बाय ब्यूरोक्रेट्स नॉट बाय द पीपल। और इस सब की वजह से क्या है सर, इस सब की वजह से लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है आपके पास यहाँ पे उठ जाता है। अब देखो एक्चुअली क्या है, यूरोपियन यूनियन बनाया किसने था सर, बनाया उन्होंने था जिसने लड़ाइयां देखी है, तो उनको तो दिखता है कि ये सबसे बढ़िया चीज है। बट आज इसको कौन देख रहा है, जिसने लड़ाई नहीं देखी, वो तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो वो सोच रहा है मेरे तो सोवेरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मेरे तो ये है, मेरे तो वो है ना। तो वही है कि भाई किसने क्या देखा है, किसका क्या एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे रहा है, वैसी बातें जो है वो आपके पास यहाँ पे करते हैं। तो आज के टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेजरली की लिमिटेशन का, तो सबसे बड़ा क्या ही है कि सर सोवेरेनिटी का इशू है आपके पास यहाँ पे, और डेमोक्रेटिक डेफिसिट का आपके पास इशू है। दूसरी चीज ऑब्वियसली सर इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी है, नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड है, एक तरफ रिच कंट्रीज हैं, एक तरफ पुअर कंट्रीज आपके पास हो गई। तो यूरोजोन के अंदर ना आपके पास यहाँ पे यही क्राइसिस आपके पास चलता है क्या, कि इट एक्सपोज स्ट्रक्चरल वीकनेस। एक तरफ तो आपके पास स्ट्रांग इकोनॉमीज, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, एक तरफ वीक इकोनॉमीज है, ग्रीस है, पोर्तुगल है, स्पेन है, गरीब रह गए ये लोग। प्रॉब्लम क्या है इसकी वजह से, कॉमन करेंसी है बट नो कॉमन फिस्कल पॉलिसी। करेंसी तो बना दी मगर फिस्कल पॉलिसी आपके पास यहाँ पे कॉमन नहीं है। साउदर्न कंट्रीज में क्या है, हाई डेप्थ है, जबकि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर हम लोग देखें, और इस सब की वजह से आपके पास क्या है, पब्लिक के अंदर गुस्सा जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम देखें तो सर माइग्रेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस भी बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, माइग्रेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस। तो 2015 के अंदर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर माइग्रेशन क्राइसिस है, ये भी देखने को मिला कि सर साउदर्न कंट्रीज फेस माइग्रेंट इनफ्लो, ईस्टर्न यूरोप जो है कंट्रीज रिफ्यूज ही ये कोटा शेयरिंग आपके पास होती है। और शेंगन की वजह से ओपन बॉर्डर्स आपने बना दिए, अब इसकी वजह से क्या है सर, सब लोग ही जाकर के अमीर कंट्रियों में रहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट तो चाहिए नहीं। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से पासपोर्ट वासपोर्ट हटा दो तो उनके पासपोर्ट नहीं चाहिए, पूरा पास आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस, कौन रहना चाहेगा वहां पे? नहीं रहना चाहेगा। तो इस वजह से वो जरूरी भी होते हैं, बॉर्डर जरूरी भी होते हैं आपके पास यहाँ पे। और अगर लोग वहीं पे आकर के रहने लग गए तो रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन पड़ा कि नहीं पड़ा, बिल्कुल सर, रिसोर्सेज के ऊपर भी बर्डन पड़ेगा। तो ये माइग्रेशन रिफ्यूजी क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो देखने को मिलता है। और फिर ऑब्वियसली सर पॉलिटिक्स भी तो चलती है, पॉलिटिक्स भी तो चलती है।
तो जितनी भी वीक कंट्रीज है वो क्या करेंगे, वो पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे करेंगे। एंड फिर हम देखें तो सर इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी यू में क्या है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, यूरोपियन कमीशन बन चुका है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन काउंसिल है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ईसीबी आपके पास है। अब इन सब की वजह से क्या है, स्लो है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई, क्यों, क्योंकि ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत ज्यादा है आपके पास। और क्राइसिस के अंदर जब भी क्राइसिस आता है और ब्यूरोक्रेटाइजेशन इतना ज्यादा है कि सर कोई डिसीजन मेकिंग आपके पास यहाँ पे हो ही नहीं सकती। एंड देन सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर के भी आजकल क्या है, लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि इनके पास कोई यूनिफाइड आर्मी नहीं है आपके पास, हैवी डिपेंडेंसी ऑन नाटो है या यूएस के ऊपर आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। और इन सब की वजह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसी है, बहुत ही ज्यादा लो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सर ये सब कुछ कैसे पता चला बेटा, रशिया यूक्रेन के वॉर को देख लो, रशिया और यूक्रेन के वॉर को देख लो, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। अब ना यहाँ से एक मेजर आपके पास क्वेश्चन आता है एनर्जी डिपेंडेंसी का। जस्ट समझते हैं, एनर्जी डिपेंडेंसी का मेजर इशू आता है। मेजर इशू क्या है कि यूरोप को अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी ऊपर की साइड में, उधर की साइड में आपके पास है, तो वो ठंडा बहुत है, करेक्ट, वो उधर की सारी कंट्रीज ठंडी है। एंड एनर्जी के लिए ये लोग क्या करते हैं, मेजरली रशिया के ऊपर आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट है। अब रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया ना, तो वहां पे एनर्जी क्राइसिस आ गया। और इसी एनर्जी क्राइसिस को, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ न्यूज में आया ये या वहां पे हुआ, यूरोप यूपीएससी ने पूछ भी लिया, यूपीएससी ने आपके यहाँ पे पूछ भी लिया। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, क्या रीजन है, रीजन क्या है आपके पास, ऑब्वियसली कि सर रशिया के ऊपर ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है। तो ये एक मेजर इशू है इनके पास यहाँ पे, एनर्जी डिपेंडेंसी, हैवी डिपेंडेंसी ऑन रशियन गैस। ठीक है, और एनर्जी क्राइसिस आफ्टर द यूक्रेन वॉर, तो आप देखते हो ना कितनी सारे उसके बाद आर्टिकल्स आपके पास आए थे। ईयू नीड्स रिड्यूस डिमांड इंक्रीज सप्लाई है, इट कीप एनर्जी मार्केट्स को ओपन जो है आपके पास यहाँ पे रखना चाहिए। उसके बाद आप देखते हो तो इज यूरोप प्रिपेयर्ड फॉर विंटर डिस्पाइट लोअर गैस सप्लाईज, करेक्ट। ईयू एक्शन टू एड्रेस द एनर्जी क्राइसिस, क्या जो है ईयू आपके पास कर रहा है, तो रशियाज अनजस्टिफाइड मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन एंड इट्स वेपनाइजेशन ऑफ गैस सप्लाईज have provoked an unprecedented energy crisis for the EU. This has led to sharp rise in energy prices and brought hardship for Europeans. तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो ईयू अभी क्या जा रहा है सर, एनर्जी क्राइसिस जो है वो देख रहा है। सो आप देखते हो एनर्जी हैज बिकम अ वेपन। आपको नहीं लगता अगर मैं इसके ऊपर आपको बोल दूं ऐसे लिखो तो आ सकता है, मैं इसके आगे कमेंट लिख दूं तो पीएसआर का क्वेश्चन बन सकता है। यस, एनर्जी हैज बिकम वेपन, एनर्जी हैज बिकम वेपन। एग्जाम्पल क्या दोगे सर, एग्जाम्पल देना है ईयू का, कि ईयू में क्राइसिस आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो गया। और प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी ओवर डिपेंडेंसी। आपने अपनी हालत देखी नहीं कि भाई हमको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट भी हमको एनर्जी के मामले में जो है वो होना चाहिए। अंडरस्टूड, तो ये सब, तो यहां से फिर आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया दैट रशिया यूक्रेन क्राइसिस cast a dark shadow on the energy needs of the member states of the European Union government। सर आंसर क्या होगा, यस, ऐसा हुआ है। आंसर क्या होगा, यस ऐसा हुआ है, यस ऐसा हुआ है, यस सर ऐसा हुआ है। सो व्हाट विल बी द आंसर सर, द रशियन यूक्रेन क्राइसिस जो आपके पास है, इट्स हैड सीवियरली impacted द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन बिकॉज EU was heavily dependent on the रशिया की नेचुरल गैस एंड ऑयल। यस, 2022 से अगर पहले देखें तो 40% ऑफ ईयू गैस कहां से आती थी सर, रशिया। और रशिया तो कैसा है, बेईमान, ये दिक्कत है। तो अब ये जब आपके पास लड़ाई हुआ तो क्या हुआ, सैंक्शंस लगा दिए गए, तो शार्प राइज इन गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में बहुत ज्यादा राइज हो गए, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन आ गया, विंटर शॉर्टेजेस की दिक्कत आ गई, है ना, एक डर आ गया सर के सर्दियों में क्या करेंगे हम। फिर इंटरनल डिवीजन हो गया अमंग द मेंबर स्टेट्स के, भैया यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, हम क्यों जो है वो फंस रहे हैं इसमें। दिस क्राइसिस एक्सपोज द यूज स्ट्रक्चरल वीकनेस, मॉनेटरी एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन विदाउट फुल एनर्जी सिक्योरिटी। कि सर सब कुछ बहुत बढ़िया किया, तुमने शांति पूरी की पूरी पाली, आपने हर एरिया को देख लिया, आपने ध्यान नहीं रखा कि एनर्जी के लिए आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। और रशिया तो रशिया है, यस रशिया तो रशिया है। आज भी क्या हुआ है, यूएस और यूएस, मतलब वो कहते हैं ना यूएस और रशिया, इन दोनों के बीच में यूक्रेन पिस रहा है, और यूक्रेन के पिसने के चक्कर में ईयू फिर से पिसने लग गया। तो समझ रहे हो ना कि इन दो की लड़ाई में सर यूरोप हमेशा पिसा है, इन दो की लड़ाई में यूरोप जो है आपके पास हमेशा यहाँ पे कैसा है, पिसता जो है आपके पास यहाँ पे जा रहा है।
तो ये चीज आपके पास होती है कि सर मॉनेटरी एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तो आपने कर लिया, ये तो सब कुछ बढ़िया है, मगर एनर्जी के मामले में आप पीछे रह गए। ग्रे एरियाज होते ना, कि सर कहीं ना कहीं पे वो कहते हैं ना सर, ये जवानी सर, वो ना बहुत अच्छा कह गई सर दीपिका पादुकोण। सर दीपिका पादुकोण भी पीएसआर पढ़ाती है, हाँ दीपिका पादुकोण भी पीएसआर पढ़ाती है। तो उसने बनी को बोला, कितना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ओहो सर, कितनी बड़ी बात कह दी। कितना भी कर लो बनी, कितना भी कर लो यूरोपियन यूनियन, मॉनेटरी को बहुत बढ़िया कर लिया, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को बहुत बढ़िया कर लिया, कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। एनर्जी के मामले में पीछे रह गए हैं, एनर्जी के मामले में ये लोग पीछे रह गए। और ये यहां पर आपके पास प्रॉब्लम जब वो रहती है, तो अब आप कभी भी कोई भी आर्टिकल देखोगे ना यूरोपियन यूनियन में एनर्जी को लेकर के, पढ़ लेना। और अगर कोई आर्टिकल आए और आपने उसको पढ़ लिया, मान के चलना यूपीएससी में आएगा वो, मान के चलना यूपीएससी में आएगा वो। करेक्ट। चलिए, तो यूरोपियन यूनियन को लेकर के हमको इतना पढ़ना होता है। आज के लेक्चर को ये वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जैसे ये नाफ्ता वगैरह हो गया, ये जो बाकी एशियन वगैरह है, इन सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ के, इनके इश्यूज को पढ़ के, ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। एंड विद दिस आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर अंदर हमारा जो पीएसआईआर का पेपर 2 का पार्ट ए है, वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए।